रिस्क हायर रिटर्न एक जोक जैसा लगता होगा ना, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें आप लो रिस्क में इन्वेस्ट कर हाई रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये कौन से ऑप्शंस हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आज के टाइम की बात करूँ ना, तो हर किसी के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग एसेट को चूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैपिटल चूज कर सकते हो और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो गया है। वहीं अगर मैं अपने फादर से या फिर ग्रैंडफादर से पूछूंगी तो वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैं या तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया करता था, या फिर मेरे फादर बोलते हैं कि हम बैंक में जाकर एफडी करा लेते थे क्योंकि वहां से भी हमें ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट्स मिल जाते थे। लेकिन अगर आज की जनरेशन की बात करें तो वो काफी ज्यादा आई ओपनिंग हो गए हैं और उन्हें पता है कि बैंक में पैसा रखने से और एफडी में पैसा रखने से हमारा पैसा जलना ही है। इन्फ्लेशन के बराबर भी हमें इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि आपको स्टॉक मार्केट जितना रिस्क भी नहीं लेना पड़े और साथ में आपको 12, 13 या 14% का अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो हम बात करने वाले हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ में इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेने वाले हैं। इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, ये मेडिसिन बनाती है। मान लेते हैं कि फार्मा कंपनी है। अब मेडिसिन बनाने के लिए इनको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। अब रॉ मटेरियल के लिए ये सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हैं। सप्लायर की कंपनी हम मान लेते हैं XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अब ये सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हैं और सप्लायर को ये बोलते हैं कि विद इन 60 डेज हम आपको इस रॉ मटेरियल का पेमेंट कर देंगे। अब अगर बात की जाए सप्लायर की तो वो इस चीज से एग्री हो जाता है क्योंकि ये कंपनी काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड कंपनी है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन द मार्केट। लेकिन यहाँ पर सप्लायर भी एक सिचुएशन में आता है। सप्लायर को भी आगे जाके पैसे देने हैं, यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सामान खरीदा होगा जिसका बिल उनको पे करना पड़ेगा। नाउ द सप्लायर इज स्टक, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही इस कंपनी से पैसे मांग सकते और ना ही अब ये इनको पैसे दे सकते। नाउ व्हाट द सप्लायर विल डू इज कि वो मार्केट से लोन लेगा। अब वो क्या करेगा, वो अपना बिल रख देगा उस पर्सन के पास और उस पर्सन से पैसे ले लेगा उस बिल के बदले। आफ्टर 60 डेज वो पर्सन जाकर उस कंपनी से अपना पैसा ले लेगा। अब ये तो हो गया पूरा एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो भी इस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेलर्स के लिए अभी अवेलेबल हुआ है। अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। अब जो सप्लायर है, हम यहाँ पर बैंक के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सप्लायर जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा कि इस बिल के बदले आप मुझे पैसे दे दो। अब यहाँ पर बैंक कैसे पैसा कमाएगी? अगर बैंक उसे पैसा उठाकर दे रही है तो उनको कहीं ना कहीं कमीशन तो चाहिए होगा, तो वो कमीशन के बदले 1% और 2% अमाउंट को डिडक्ट करेगी और बाकी सारा अमाउंट उनको वापस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल जो सप्लायर था वो 5 लाख रुपए का बिल लेकर उनके पास गया। अब 5 लाख रुपए के बिल में से उन्होंने 2% डिडक्ट कर लिया, जो कि होता है 10,000 रुपीज। नाउ बैंक क्या करेगी? 4,90,000 रुपीज देगी सप्लायर को। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले के टाइम पर सिर्फ इसमें HNIs और बैंक, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और कंपनीज क्यों ही इन्वेस्ट करती थी? क्योंकि ये जो सप्लायर्स पैसा उठा रहे हैं ये काफी बड़े अमाउंट में पैसा उठाते हैं और किसी इंडिविजुअल रिटेलर इन्वेस्टर के लिए वो पैसा देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर बात करें कि रिटेलर्स के लिए किस तरीके से अवेलेबल किया गया, तो अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से आ गए हैं कि जो अलग अलग इनवॉइसेस को कलेक्ट करते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं बहुत सारे सप्लायर्स को जानती हूँ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी जानती हूँ। नाउ आई विल क्रिएट अ ऐप जिसमें मैं सप्लायर्स को भी लेकर आऊंगी और साथ में इन्वेस्टर्स को भी लेकर आऊंगी। अब ये जितने भी इनवॉइसेस हैं मैं इनका सिर्फ एक बंडल बनाऊंगी और इन्वेस्टर्स का अलग अलग पैसा लेकर उस पैसे को अलग अलग इनवॉइसेस में इन्वेस्ट कर दूंगी। अब जैसे ही मुझे वहां से पैसा मिलने लगेगा मैं अपने इन्वेस्टर्स को दे दूंगी जितना भी कमीशन रखना है कमीशन के साथ, एंड जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट्स बने वो उसके साथ ऐड कर मैं अपने इन्वेस्टर्स को दे दूंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं।
अब इस चीज में क्या हुआ, जो सप्लायर है वो भी हैप्पी हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका भी काम बन गया, और जो मीडिएटर है यानी कि बैंक हो, एचएनआईज हो, रिटेलर इन्वेस्टर्स हो, उनको भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब यहाँ पर अगर बात करें कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे पहले जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म को आपको अच्छे से चेक करना है कि जिन भी कंपनीज का इनवॉइसेस वो ले रही हैं क्या वो कंपनी बिल्कुल सही है। साथ में अगर आप इंडिविजुअली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी किस तरीके से काम करी है मार्केट में, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। साथ में जिस कंपनी से आपको बिल का पेमेंट लेना है वो कंपनी मार्केट में कैसी है, क्या उस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट क्रिएटेड है या फिर वो कंपनी ज्यादा कर्जे में डूबी हुई है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही। अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन चल रही है ना कंपनी, तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन आता है कि रिलायंस कंपनी का एक इनवॉइस है जिसके बदले आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसको आप ज्यादा जानते भी नहीं हो, स्मॉल कैप कंपनी है और अभी अभी खुली है, तो आप कौन सा चूज करोगे? आप रिलायंस चूज करोगे क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क है बिल्कुल ना के बराबर है और रिलायंस काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड कंपनी है, तो इस वजह से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको एक एश्योरिटी मिलेगी कि कहीं ना कहीं वहां से हमारा अमाउंट वापस आ सकता है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको हाई रिटर्न देखने को मिलता है और साथ में आप इससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि आपको ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। ये एक शॉर्ट टर्म डेट असेट होता है, यानी कि जो इनवॉइस इशू किए जाते हैं वो बेसिकली 35 to 60 डेज के लिए होते हैं। इससे ज्यादा के लिए आपको अपना अमाउंट वहां पर फंसा कर नहीं रखना पड़ेगा, आप इजीली उसे विड्रॉ कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी का इशू फेस करना पड़ता है। मान लीजिए 60 डेज के लिए आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको अमाउंट यूज करना है विद इन 30 डेज, तो आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी का इश्यू देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें, मैंने आपको बोला था कि लो रिस्क होता है अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी चूज कर ली जो मार्केट में बहुत ही अंडर परफॉर्म करी है और कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट क्रिएटेड है, तो हो सकता है कि वो कंपनी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे और कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर दे, जिसकी वजह से आपका पैसा रुक जाए। तो ये रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कंपनीज को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात की थी, जैसे कि प्लेटफॉर्म आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लेटफॉर्म से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड आस्क कि कौन कौन से कंपनीज के इनवॉइसेस हैं, ताकि आप खुद देख सको और एश्योरिटी ले सको। अब मैं अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो वो है ग्रीन इन्वेस्टिंग। बेसिकली इसमें आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो मार्केट और एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करती है। ये बेसिकली एक सोशल इन्वेस्टिंग हो जाता है और इससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। सो एट लास्ट आई होप आपको अच्छी क्लैरिटी मिली होगी कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कुछ बेटर ऑप्शंस भी मिले होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।